कई देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र हैं लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। हमारा जो देश है उसे लोकतंत्र भी घोषित किया गया और गणतंत्र भी घोषित किया। तो थोड़ा सा अंतर है लोकतंत्र होने और गणतंत्र होने में, और हमारा देश लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी। जैसे जो ब्रिटेन है वो लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। जापान लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन फ्रांस लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। अमेरिका लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो एक छोटी बात, किताबी बात के नाते नहीं, हमारे जीवन से उसका बहुत बड़ा रिश्ता है इस गणतंत्र शब्द का, कि हमारा देश लोकतंत्र के साथ ही गणतंत्र भी है। जो देश सिर्फ लोकतंत्र है और गणतंत्र नहीं है, उन देशों में अभी भी ये माना जाता है कि किसी का बेटा या बेटी या कोई वंश या कोई कुल ऐसा है जिसको अन्य उस देश के निवासियों के तुलना में ज्यादा विशेषाधिकार है। जैसे ब्रिटेन, तो वहां एक राजा का परिवार है, उसी राजा के बेटे या बेटी वहां के राजा होंगे और सिर्फ राजा कहे जाएंगे, रानी कहे जाएंगे, और उस पूरे राष्ट्र के जो अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जिसे बोलते हैं, वही राजा या रानी होंगे। जैसे हमारे देश की इस समय जो राष्ट्राध्यक्ष है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, और जो शासन के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। यानी हमारे देश में जो राष्ट्र का अध्यक्ष है और जो शासन का अध्यक्ष है, दोनों जनता द्वारा चुना हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति इसलिए नहीं है कि वो किसी की बेटी थी, राजा की या रानी की या बड़े वंश की या कुल की। अगर ऐसा होता तो द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति नहीं होती। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके इस देश ने घोषणा कर दिया कि अब छोटे बड़े के किसी पैमाने के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। चाहे कोई सांसद होगा, विधायक होगा, राष्ट्रपति होगा, मंत्री होगा, पार्षद होगा, प्रधान होगा, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। और कोई चाहे एमए होगा, चाहे पीएचडी होगा, चाहे डिग्री पाइएगा, चाहे आईएएस होगा, तो उसकी परीक्षा होगी और उसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, और जो योग्य पाया जाएगा वो उस जगह जाएगा। किसी का बेटा बेटी होने के चलते नहीं। तो दुनिया के किसी संविधान ने अपने बनते समय ये घोषणा नहीं किया था कि सबसे पहले संविधान बना अमेरिका का, 1776 का घोषणा पत्र है, 1 सालों में संविधान बन गया, लेकिन उसने लागू होते ही सबसे पहले आधी महिलाओं को घोषित कर दिया कि वो पुरुषों से 2 दर्जे की है। यहां तक कि उनको वोट देने लायक भी नहीं माना। जो फ्रांस इतनी बड़ी क्रांति 1789 में करता है और लोकतंत्र और तमाम चीजों का अगुवा माना जाता है, वो 1945 में जाकर के, यहाँ जो महिलाओं पर बात हो रही है ना, मनु ने और ब्राह्मणवादियों ने सबसे ज्यादा गाली महिलाओं को जानते क्यों दिया? किसी घर में अगर कोई बूढ़ा बीमार पड़ेगा और खाट पर लाइटिंग करेगा, उसकी लाइटिंग कौन साफ करती है? महिला। उस पुरुष का भी साफ करती है जिसको घूंघट करती है रही है। बच्चे का भी वही बूढ़ साफ करेगी। तो मेहतरानी हो ही गई। पूरे घर का कपड़ा कमरे में धुलती है तो धोबी हो गई। तेल मालिश कर देती है, कहारिन हो गई। बर्तन मार देती है, कहारिन हो गई। कुछ दिए बाती बना देती है, कुम्हारिन हो गई। यानी पिछड़े और दलित जातियों को जितने अलग अलग जातियों के काम सौंपे गए थे वो सब औरतें करती हैं। तो जब सारी जातियों के पैसे कर रही है तो घेरा वाले हैं, तो सबसे घेराव तो उन्हीं को होना चाहिए ना। मनु अकारा नहीं है कि इतना ज्यादा घेराव गलता है महिलाओं के खिलाफ।
पेज दर पेज। और अम्बेडकर का कारण नहीं है कि कोई किताब नहीं लिखे हैं जहां पेज दर पेज महिलाओं के बराबरी के बारे में न लिख रहे हो और इस बात के लिए मानव की आलोचना न कर रहे हो। जो जितना बड़ा जातिवादी होगा वो उतना ही बड़ा ब्राह्मणवादी होगा, चाहे वो जाटव जातिवादी हो चाहे ब्राह्मण जातिवादी हो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है और सच कहा है कि हिंदू धर्म का जो प्राण है वो जात में बसता है। जिस दिन जाति रूपी तोते का सर मोड़ दिया जाएगा हिंदू धर्म बचेगा ही नहीं। और हर जातिवादी आदमी, 1 सूत हो 10 सूत हो 20 सूत हो जातिवादी, वो ब्राह्मणवाद की सेवा कर रहा हो। अरे हमारे भी बहुत फायदे का काम कर रहे हैं। हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा जिस दिन ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए। हम में से ज्यादातर लोगों का जीना हराम हो जाएगा, खास करके मिडिल क्लास में हम लोगों का। कारण क्या? ब्राह्मणवाद खराब खत्म हो जाएगा तो जैसे ब्राह्मण और दलित बराबर हो जाएगा वैसे स्त्री और पुरुष भी तो बराबर हो जाएगी। और जिस दिन बेटी ये कहती है और बीवी ये कहती है कि इस घर में जितना तुम्हारा निर्णय चलेगा उतना ही मेरा भी चलेगा, मैं तुमसे रत्ती भर कम नहीं हूं, कहती नहीं है, सामने जब बराबर तक खड़ी हो जाती है तो हम लोगों को ऐसे ही आग लगता है जैसे देश के बावनों के दिलों में तब आग लगती है जब कोई दलित बराबरी पर जाके कहता है अरे हम तुम्हारे बराबर है जी, रत्ती भर भी कम नहीं है। संविधान सभा में यह प्रस्ताव आया कि संसद सदस्य बनने की कोई शैक्षिक योग्यता तय कर दिया जाए, कितनी डिग्री होगी। 7 मिनट का बाबा साहब का भाषण है। उसमें उन्होंने बड़े ही, एक तो बहुत अच्छे वक्ता थे, जितने अच्छा लेखक भी थे, उन्होंने कहा कौन सी डिग्री तय की जाए। एमए, मैंने क्या एमए वाले कहने को तैयार है कि बीए वाले बाहर हैं संसद होने से? बीए तो फिर इंटर वालों को बाहर किया जाए। इंटर हाई स्कूल मतलब कौन सी? मैंने कहां से आप कट ऑफ लाइन तय करेंगे कि डिग्री वाले योग्य होते हैं और ये डिग्री वाले कम योग्य होते हैं? और अंत में बाबा साहब ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने की कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होनी चाहिए। और योग्यता क्या होनी चाहिए? जिनका वो प्रतिनिधि है उसके दिलों में बसते हैं कि नहीं वो लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाति और वर्ण का और सवाल इतना छोटा मोटा नहीं, इतना छोटा सवाल नहीं है। और ये जो चल रहा है ना, ये उनके चलाने से केवल नहीं चल रहा है। फूले साहब ने गुलामगिरी में एक बात कही, वो ये पूछा है, आप जानते होंगे ना प्रश्नोत्तर शैली में गुलामगिरी है, तो जो पूछने वाले पूछ रहे हैं कि हम 85% होके हारे क्यों? तो उन्होंने कहा 3 बात। एक बात तो ये कि हम जातियों में बटे हुए हैं, दूसरा स्त्री पुरुष का वो पहले ही कह चुके थे, तीसरा जातियों की प्रतियोगिता एक दूसरे से, और हमारे बीच के गद्दार प्रहलाद, जो प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से गद्दारी करके उसको मरवा डाला। तो अभी और गुलामगिरी लिखी ही गई थी इस बात के लिए कि हमारे दिमागों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। गुलामगिरी मतलब हमारे चलते वो है, उनके चलते नहीं है। हमारा दिमाग गुलाम है, उसके चलते है।